कविता हो गई हो तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तालियों से नवाजिश करें। बहुत चेतना दी आप लोगों ने। मैं एक खास कारण से यहां खड़ा हूं। हमारे बीच में आज एक बड़ा व्यक्तित्व कविता के मंचों का, एक बादशाह हमारे बीच में है। लेकिन इत्तेफाक है कि पहले यहां बहुत लोग हुआ करते थे, अब नहीं रहे। जितने लोग हैं ये मैं जानता हूं कि कविता सुनने वाले लोग तब भी इतने ही थे जितने अभी विराजमान हैं। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, आज मेरी गुजारिश पर ये जो संचालन का माइक संभाल कर बैठे हैं, रास बिहारी गौड़ आज मेरी प्रार्थना पर मांडलगढ़ हैं। इन्हें आज दशहरे के एक बड़े कार्यक्रम में एक टीवी चैनल पर होना था, लेकिन एक छोटे भाई की प्रार्थना को मान लेने का मैं इनसे आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मांडलगढ़ पधार कर मुझ पर एहसान किया है। मैं चाहता तो मुझे पहले कविता पाठ करने का मेरा ओहदा भी बनता था, मैं इनका छोटा भाई हूं। कविता में यह व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इसलिए मैं चाहता था कि पहले मैं कविता पाठ करूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं मुझसे कहीं 100 गुना ज्यादा आपकी जिज्ञासा, आपकी इच्छा शक्ति मेरे बड़े भाई को सुनने की है, मैं ये भी जानता हूं। और इसलिए आदरणीय चेयरमैन साहब का एक आदेश हुआ है कि रास बिहारी जी को आप ज्यादा से ज्यादा लोग जब हों तब सुनवाइएगा। मेरी भी कोशिश यही थी, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं। बड़े बड़े शहरों में जहां बड़े बड़े अखिल भारतीय आयोजन होते हैं वहां साथियों धन कविता सुनता है। ये मांडलगढ़ की धरती है जहां मन कविता सुनता है। हमारे बीच में कविता का प्रतिमान हमारे बीच में रास बिहारी गौड़ के रूप में मौजूद है, लेकिन ये हास्य और व्यंजना की यात्रा करेगा। आपको थोड़ा सा मुखर होकर सुनना पड़ेगा। जितने लोग थोड़ा दूर बैठे हैं चाहें तो निकट आ जाएं। बहुत देर तक जब तक आप चाहेंगे रस की बरसात करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, व्यंग को समझने के लिए, व्यंग की भाषा को समझने के लिए व्यंग का दिल चाहिए होता है। एक छोटी सी वानगी मैं आपको देता हूं। भैया भैया हाँ, 1 मिनट में बुलाता हूं। भैया मेरी बात सुनो, अपना आनंद लेते हैं अपन। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, नमक नहीं डालो तो रोटी में भी स्वाद नहीं आता। ये नमक है, थोड़ा बहुत डलेगा यार, मान लो। अब आनंद लेने के लिए मैं एक वानगी आपको देता हूं। भैया पांव ठीक कर लो, भैया पांव ठीक कर। अब क्योंकि अपन सब कविता की तमीज के श्रोता हैं, कविता की तमीज क्या होती है मांडलगढ़ की धरती को बताने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी बात निवेदन करके मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रास बिहारी गौड़ जैसे बड़े व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा। एक व्यक्ति गया मेडिकल की दुकान पर, बोला साहब मेरे को 1 बोतल जहर चाहिए। उसने कहा जहर चाहिए? जहर ऐसे नहीं मिलता, पर्ची बनवा के लाओ। डॉक्टर की पर्ची के बिना कुछ नहीं मिलता। उसने डॉक्टर की पर्ची तो नहीं निकाली, लेकिन जेब से एक शादी का कार्ड निकाला और दुकानदार को दिया। दुकानदार उसको देखता रह गया, भावुक हो गया दुकानदार। उसने और कार्ड आगे बढ़ाया कि ये देखो मेरी शादी का कार्ड। दुकानदार बोला अब मुझे रुलाएगा क्या, कितनी बोतल दूं? मैं जानता हूं कि मांडलगढ़ में व्यंजना को भी, हास्य को भी बहुत तबीयत के साथ सुना जाता है। जिस व्यक्ति ने 365 दिन में से 200 दिन टीवी चैनल, स्टार टीवी चैनल पर गुजारे हों, राजस्थान का नाम जिसने पूरे देश में रोशन किया हो, एक बड़ा व्यक्तित्व है। कविता से उठकर जब टीवी चैनल पर गया तो लाफ्टर चैंपियन के उस एपिसोड का हिस्सा बन गया। आज हमारी धरती पर मैं तमाम मेरे भाइयों से, भाइयों बहनों, तमाम जितनी माताएं यहां पर विराजमान, सबसे निवेदन करता हूं, मैं नहीं आपकी तालियां आमंत्रित करें और रास बिहारी गौड़ आए, तबीयत से तब तक सुनाएं जब तक आप सुनना चाहते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, रुलाएगा क्या? यार इतनी तारीफ भी क्या करो यार, छोटे भाई हैं, प्यार है। क्या गाना सुनाया आपने, बहुत बढ़िया। साथ में क्या बयान मत देना और इम्तिहान मत देना, भाई साहब आप ध्यान मत देना।
इनसे ही डर लग रहा है। मतलब अभी क्या है कि आप तो फिर भी जो हैं ये हैं, लेकिन ये हैं नहीं, बहुत आपका दोष नहीं है। मैं तो, मुझे ध्यान है अभी 2:30 बजे एक बार हमारे वहाँ एक वाइन शॉप है, उसकी दुकानदार के फोन आया, बोला दुकान कितने बजे खुलेगी। दुकानदार ने फोन रख दिया, बोला ज्यादा पी ली होगी यार। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, बोला कितने बजे खुलेगी, ने फिर धर दिया। तीसरी बार फोन आया, अबे मैं पूछ रहा हूँ दुकान कितने बजे खुलेगी। उसने कहा ज्यादा पी ली क्या। बोला पी नहीं ली, पी रहा हूँ क्योंकि तेरी दुकान में ही बंद हूं। मैं तो दुकान में ही बंद है। ठीक, अरे वाह यार, आप दो को प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है कि वो रावण दहन हुआ था, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्थाएं हैं। इतनी जल्दी जन्म ले लेता है, मुझे नहीं मालूम था। ताली वाली बजा दो इनके सम्मान में। हाँ, जो पीछे पीछे बैठे हैं बेटे शाबाश। अब देखो मैं क्या है, कोई आपसे गंभीर बात नहीं करूंगा, मैं आदमी गंभीर हुई नहीं। आप 2-4 जो लोग हैं जो अभी तक बच गए, हमने बहुत कोशिश करी आपको घर भेज दें, लेकिन आप नहीं गए। आपकी क्या मजबूरियां हैं मैं नहीं जानता। चेयरमैन साहब की तो अरे आप देखो बीच में मत बोलो भाई साहब, आप बोलोगे तो मुझे लगेगा कि मैं वहां बैठ जाऊं। आप इतने मतलब इतने बढ़िया कवि हो आप दोनों को देख के यकीनन हम सब कवि इतने भाव विभोर हो गए। मुझे लगता है एक एक कवियत्री आप थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाओ, ताकि आप हमें कम से कम चुपचाप सुनो। दोस्तों, मौज मस्ती आनंद की स्थिति अलग होती है। यहाँ बैठे हुए मैं बहुत सारी बात कर रहा था, 5-7-10 मिनट आपके बीच रहूंगा। योगेंद्र याद जी ने मेरे से बारे में जो कुछ कहा मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनन यहाँ आकर मैंने देखा कि आपके अंदर कविता के संस्कार हैं। अच्छा, कविता के संस्कार नहीं, मुझे तो एक सज्जन मिले, बोले रास बिहारी जी क्या कविता करते हो, क्या कॉमेडी करते हो, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा थैंक यू, पर आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर को कविता नहीं आती है। बोला आपको भी कौन सी आती है। इज्जत बेइज्जती का पता ही नहीं है साहब, कौन किसकी इज्जत कब उतार दे। इन जैसा सज्जन बोला भाई साहब आप क्या कवि हो, आपके पिताजी क्या करते थे। मैंने कहा जी वो भी कविता करते थे। बोले उनके पिताजी, मैंने कहा सुना है वो भी कविताएं लिखते थे। बोले उनके, मैंने कहा क्या पूछना चाहते हो। बोला इस बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहा हूं। तो आपकी इज्जत बेइज्जती का अपना मजा है, लेकिन दोस्तों हर विधा का अपना काम होता है। मैं हास्य व्यंग आपको सिखाता हूं 2 मिनट। आपके मन में उल्लास है तो आपको चारों तरफ हंसी दिखेगी, मैं आऊं या कोई आए। मन में उल्लास नहीं है, आपको चारों तरफ आंसू दिखेंगे। मन का उल्लास क्या होता है, आप सहज भाव में जाओ। मैंने कुछ चीजें देखी, मुझे हंसी आई। मांडलगढ़ में देखी, भीलवाड़ा में देखी, अजमेर में देखी। एक डॉक्टर का नाम लिखा था, डॉक्टर पी के गिर पड़े। मेरे मन में उल्लास था, मुझे हंसी आ गई। एक डॉक्टर का नाम लिखा था, डॉक्टर श्रीवास्तव, ऊपर जाने का रास्ता। मन में हंसी थी, उल्लास आया। और एक जगह आपके कोचिंग दे रहा हूं, कल से आप देखना, भीलवाड़ा में तो है ही है, यहां पता नहीं इस तरह का व्यवस्था है कि नहीं है। एक नर्सिंग होम, पति पत्नी दोनों डॉक्टर। एक नौजवान लड़का 20-22 साल का आता, नर्सिंग होम के सामने खड़ा होता। 2-4-5 दिन ये सिलसिला चलता रहा। उसका पति आया, बोला क्या बदतमीजी है, संस्कार नहीं है, तुम मेरी पत्नी को क्यों देखते हो जिसे मैं नहीं देख पाता। लड़के का जवाब, उसके अंदर उल्लास था। आपके अंदर उल्लास जागे, अनुदित हो तो मुझे बताना। डॉक्टर बोला क्या बदतमीजी है, तुम क्यों देखते हो मेरी पत्नी को। बोला क्या मेरा क्या दोष है सर, आपने तो लिखवा रखा है डॉक्टर स्वाति शर्मा, देखने का समय 7 से 9। मन में उल्लास था। आपके उल्लास को आमंत्रित कर रहा हूं मैं, अभी कविता चालू नहीं करी है। लड़के के डॉक्टर, उसका बाप, उसके अंदर उससे ज्यादा उल्लास, उसने सहज भाव बात की, शायद हंसी और सघन हो गई। बोला आपने तो लिखवा रखा है डॉक्टर स्वाति शर्मा, देखने का समय 7 से 9। बोला आगे जा, वहां लिखा है डॉक्टर मालती, मिलने का समय 8 से 10। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, कमरा लेने पे नर्सिंग सेवा फ्री दी जाती है। आपके मन में मस्ती होनी चाहिए। एक और छोटी सी बात बताता हूं, कल मेरे कहने से आप बैंकों में जाना, खूबसूरत बैंक, और वहां देखना मैं याद आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरा दावा है आज के बाद कल आप जब बैंक में जाएंगे तो आप मुस्कुराएंगे। सिखा के जाता हूं, कोई लतीफा नहीं, दृष्टि, हंसी की दृष्टि क्या होती है। खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं,
बैंक है, एसी बैंक है, तख्तियां लगी हैं, लड़की को देखो, तख्ती को पढ़ो, मजा आ जाएगा। एक खूबसूरत लड़की, उसके पास लिखा है चालू खाता। आपके मन में मस्ती होनी चाहिए यार। ये करंट अकाउंट